गुड आफ्टरनून क्लास 11th। ये आपका लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने सेकेंड वीडियो से लास्ट वीडियो है आपके चैप्टर जो आपका चल रहा है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। मैंने पहले बताया था कि इस चैप्टर में ज़्यादा ऐसे कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है, थ्योरी पार्ट है, इसीलिए इसको ओरली वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है नहीं। पूरा कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, किस तरह क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इस तरह की थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, एक वो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि पाइथन क्या है, पाइथन में क्या 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 उसकी मेरिट्स हैं, क्या उसकी डिमेरिट्स हैं। यहाँ कह रहा है प्लसेज ऑफ पाइथन। यहाँ दो पॉइंट आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, खत्म है। इसके बाद चैप्टर में कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा पाइथन के ये बताया कि क्या उसकी मेरिट्स हैं, क्या उसके उपयोग हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं और क्या उसके डिमेरिट्स हैं, क्या उसमें दोष हैं, ठीक है। तो मेरिट्स डिमेरिट्स बताई जाएंगी, उसके प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले प्लस पॉइंट पे यहाँ 6-7 टाइप के पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला आता है ईजी टू यूज़, ठीक है। ये ईजी टू यूज़ है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका यही है। इसकी पॉपुलैरिटी गेन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि ये ईजी टू यूज़ है। इसमें जो कोड होता है ये बहुत कम होता है, बाकी लैंग्वेजेस की तुलना में बहुत कम होता है। जब मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको सेम प्रोग्राम C++ और पाइथन तीनों में बना के दिखाऊँगा, सेम वही प्रोग्राम। लेकिन आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये प्रोग्राम में कोडिंग क्यों कम, मतलब ये क्यों इजी टू यूज़ इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें कोडिंग जो होता है, कोडिंग वाला पार्ट होता है, इसमें बहुत सारी लाइंस बहुत कम होती हैं, बहुत कम यूज़ की जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ की जाती। जबकि C++ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती, तब जाके वो प्रोग्राम बनता है। एक सिंपल एक प्रोग्राम एक लाइन का बनाना होता है तो उसमें 4-5 लाइन होते हैं, इसमें एक लाइन में ही वो एक काम हो जाता है, ठीक है। वो मैं आपको जब प्रोग्राम बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि क्यों ऐसा क्यों कहते हैं कि इसमें कोड कम यूज़ होता है, क्योंकि आपने C++ नहीं पढ़ी है इसलिए आपको आइडिया नहीं, लेकिन मैंने C और C++ भी पढ़ी हुई है। उसके बाद पाइथन पढ़ा रहे हैं, तो मुझे पता है कि इसको ईजी टू यूज़ क्यों कहते हैं, ईजी टू यूज़ होने के पीछे क्या वजह है। तो जिसे कहते हैं ईजी टू यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एक लैंग्वेज की कैटेगरी होती है, ठीक है। सारी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती हैं। जो C लैंग्वेज होती है वो प्रोसीजरल होती है, जो जावा और जो C++ है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और सेम उसी तरह से पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, आगे चलकर ऑब्जेक्ट एक चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट होता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। हर चीज़ उसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमती हैं, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली चीज़ है वो आगे, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जो आपको तुरंत नहीं क्लियर होंगे, क्योंकि अभी आप लोग उतने फैमिलियर नहीं हो। आगे आपको धीरे धीरे आगे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तब वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हम कितने भी कोशिश कर लें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताने की, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए जान लो कि एक लैंग्वेज का एक टाइप होता है जिनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसमें C लैंग्वेज नहीं आती है। जावा, C++ और पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है पाइथन। एक्सप्रेसिवनेस मीन्स इट इज़ मोर कैपेबल टू एक्सप्रेस द कोड पर्पस देन मैनी अदर लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्या का मतलब ये है कि इसमें जो कोड होता है वो इतना एक्सप्रेसिव होता है कि बहुत कम लाइन में हम बहुत सारी चीज़ें इसमें हम डिफाइन कर देते हैं। एक्सप्रेसिव कहाँ होना यहाँ मतलब है कि कम शब्दों में ज़्यादा काम कर लेना। तो यहाँ कम लाइंस का यूज़ करके हम ज़्यादा उसको सही कर लेते हैं, ज़्यादा उसको यूज़ कर लेते हैं। का बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता है और उस कम कोड में ही बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस की जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। थोड़ी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की। इंटरप्रेटेड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि ये इंटरप्रेट होती है, मतलब इसमें इंटरप्रेटर का यूज़ होता है, इसमें कंपाइलर का यूज़ नहीं होता है। इसमें इंटरप्रेटर का यूज़ करके इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं कि इसमें इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं, कंपाइलर का यूज़ नहीं करते। हालांकि इसके ऐसे भी वर्जन आए इसमें कंपाइलर का यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसमें इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ जो कोड है वो लाइन बाई लाइन रीड होता है, ठीक है। लाइन बाई लाइन रीड होने की कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, तो वो तो फायदे नुकसान बताएंगे तो उसमें बताएंगे। तो ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यहाँ इंटरप्रेटर का यूज़ होता है। इट्स कंप्लीटलीनेस का मतलब है व्हेन यू इंस्टॉल पाइथन यू गेट एवरीथिंग यू नीड टू डू रियल वर्क, यू डू नॉट नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एडिशनल लाइब्रेरीज। देखो ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसको इंस्टॉल करने के बाद हमको पाइथन से रिलेटेड हर चीज़ उसके अंदर मिल जाती है। हमको कुछ और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही और इसमें कोई अदर लाइब्रेरीज ऐड करने की ज़रूरत है। लाइब्रेरीज का मतलब होता है कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको लाइब्रेरीज कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोग्राम बनाते समय उन लाइब्रेरीज का यूज़ करना होता है।
तो इसमें जो भी हम लोग इसमें जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, इसमें सारी लाइब्रेरीज इसमें इनबिल्ट होती हैं, पहले से ही इसके अंदर बनी होती हैं। हमको अलग से वो लाइब्रेरी फाइल जो होती है वो हमें कहीं और से कॉपी करके या डाउनलोड करके इसके सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं डालनी होगी। मतलब इसका सॉफ्टवेयर अपने आप में कंप्लीट होता है। इसमें हम पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया तो हमको कुछ और एडिशनल उसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना हमको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप से उसमें सब कुछ होता है। सारा काम जितना है आपका काम उस एक सॉफ्टवेयर से चल जाएगा। दूसरा एडिशनल आपको कोई और सॉफ्टवेयर या कुछ और डाउनलोड आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। तो इस पॉइंट को समझना थोड़ा सा वो आएगा समझने में। पाइथन कैन रन इक्वली वेल ऑन वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म। यहाँ प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से है। या अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, कहीं कहीं आपको वर्ड आएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ प्लेटफॉर्म क्रॉस प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकती है। बहुत बार क्या होता है कि अलग अलग वर्जन आते हैं कि अगर हमको लाइनक्स यूज़ करना है तो हमको सी लैंग्वेज का अलग वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमको सी लैंग्वेज या C++ का अलग वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बनाया गई है पाइथन, ये ऐसी बनाई गई है, हम सी में भी यूज़ कर सकते हैं, हम लाइनक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और हम मैकिन्टोश भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एप्पल कंपनी के लैपटॉप आते हैं, उनका अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको मैक बोलते हैं, मैक OS, ठीक है। और iOS मोबाइल के लिए एप्पल ने निकाला है iOS, और लैपटॉप के लिए मैकबुक करके आपने नाम सुना होगा, एक मैकबुक करके आता है एप्पल मैकबुक, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उनका अलग होता है। अगर मैकबुक आप खरीदोगे तो आपको उनके सॉफ्टवेयर भी अलग तरीके से इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो उनके अपने खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है ये सारे सब में चल जाता है, ये सारे के लिए पोर्टेबल है, सब में, चाहे हम मैकबुक में यूज़ करना चाहें, चाहे हम विंडोज़ 7 में यूज़ करना चाहें, हम विंडोज़ 8 में यूज़ करना चाहें, चाहे हम लाइनक्स या यूनिक्स में यूज़ करना चाहें, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये कंफर्टेबल होता है। देखो आप लोगों ने सिर्फ विंडोज़ 7 यूज़ किया, विंडोज़ 8 यूज़ किया, विंडोज़ वाले यूज़ किए हैं, लेकिन मैंने लाइनक्स भी देखा है, मैंने मैक यूज़ तो नहीं किया लेकिन देखा है मैक यूज़ करते हुए, तो वो थोड़ा उनका इंटरफेस अलग होता है, उनका थोड़ा सिस्टम अलग होता है, तो वो वहाँ पर ही सारे सॉफ्टवेयर फिट नहीं बैठते हैं, ठीक है। उसको हर कोई यूज़ भी नहीं करता, जनरल यूज़र नहीं यूज़ करते उनको, लेकिन उनका यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि उसका यूज़ नहीं होता, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज में बहुत जगह पे उनको यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लैंग्वेज है ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है, उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। देखो जो गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उनको आप एप्पल के मोबाइल में नहीं यूज़ कर सकते। एप्पल का मोबाइल अगर आपको यूज़ करना है तो आपको एप्पल स्टोर उनका आता है, या ऐसे कुछ करके नाम है उसका, एप्पल स्टोर ही है शायद, ठीक है। और विंडोज़ वाले मोबाइल में विंडोज़ स्टोर है, उसके ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है ये सॉफ्टवेयर वहीं हो, लेकिन आप लोग वहाँ प्ले स्टोर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्ले स्टोर का यूज़ जो होता है वो हमारे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर में होगा जो गूगल कंपनी के बनाए हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एप्पल का मोबाइल यूज़ करते हैं तो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करते, वहाँ उनका अलग सिस्टम होता है, अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर वही होंगे, उनका वर्जन अलग होगा, वो ऐसा होगा कि वो एप्पल में ही चल पाए, वो जनरल सारे सॉफ्टवेयर उसमें नहीं चल पाएंगे, ठीक है। कभी किसी का मोबाइल अगर आप लोग देखें एप्पल का, तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब क्या है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, जो iOS है वो बिल्कुल अलग है आपके वो एंड्रॉयड से। नॉर्मली सबके मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, लेकिन किसी के पास अगर एप्पल हो, आपके किसी जानने वाले को, तो उससे पूछना या उससे जानने की कोशिश करना, जानकारी के लिए ही सही, कि इसमें सॉफ्टवेयर जो है वो क्या प्ले स्टोर से होता है या कहाँ से होता है, कैसे होता है, तो आपको बताएगा किस तरह की दिक्कतें उसमें आती हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब, फ्री का मतलब अलग है, ओपन सोर्स का मतलब अलग है, लेकिन ये फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है। फ्री का मतलब है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हमको इसको परचेज नहीं करना पड़ता, इसके लिए हमको पैसे नहीं देने, हमको वेबसाइट पे जाना है, पाइथन की वेबसाइट पे, वहाँ से इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि हम इसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। जो लोग, जिनको प्रोग्रामिंग आती है पहले से, जो लोग जानकार हैं, वो लोग इस सॉफ्टवेयर में अपने हिसाब से मतलब इसका जो कोड है, जिस कोड के थ्रू सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, वो ओपन सोर्स है, वो बिल्कुल खुला है, उसमें आप कोई भी चेंज कर सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब और फ्री का मतलब अलग अलग है, लेकिन ये दोनों की कैटेगरी में आता है। ये फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है, मतलब इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसके कोड में अपने हिसाब से अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं। वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि इसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, हमें तो खाली प्रोग्राम रन कराना है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे फीचर होते हैं। इससे हम वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं,
ठीक है। डेटाबेस एप्लीकेशन भी यूज़ होती है इसमें, हालांकि हमें नहीं करनी है लेकिन यूज़ होती है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। इसी एक की वजह से वो गेम डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस में भी यूज़ कर सकते हैं और वेब एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग फील्ड में भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी एक खासियत है कि वैरायटी ऑफ में कई तरह की एप्लीकेशंस का यूज़ किया जा सकता है। तो ये कुछ इसके प्लस पॉइंट्स होते हैं। फिर आते हैं इसके माइनस पॉइंट। बहुत सारी इसमें कमियां भी हैं जो कि अदर लैंग्वेज से थोड़ी बहुत कमियां, जब अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां भी होना जाहिर सी बात है। तो कुछ कमियां इसमें हैं, हर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी नहीं जिसमें कोई भी कमी ना हो, कुछ ना कुछ उसमें अगर उसमें कुछ एडिशनल फीचर दे रहा है तो कुछ उसमें कहीं ना फीचर, कुछ ऐसे फीचर भी होंगे जो डाउन होंगे। नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, ये फास्टेस्ट नहीं है। क्यों? पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नॉट अ फुली कंपाइल्ड वन। पाइथन इज द फर्स्ट सेमी कंपाइल्ड इनटू अ इंटरनल बिट कोड रिटन इन देन एक्सिक्यूटेड बाय अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये तो मैंने ऐसे लाइन पढ़ दी, इसका मतलब क्या है वो हिंदी में आप लोग समझें। क्योंकि इंटरप्रेटर का इसमें यूज़ हो रहा है इसलिए लाइन बाय लाइन कोड इसमें रीड किए जाते हैं। इसमें कोड एक साथ रीड नहीं किया जाता जिसकी वजह से टाइम लगता है। ठीक है, वो टाइम हमें नहीं पता चलता है लेकिन बहुत लेंदी जब प्रोग्रामिंग होती है तो पता चलता है। पता कैसे चलेगा भाई? अगर बहुत बड़ा कोड है, 20-25 पेज का कोड है, अब उतने बड़े कोड में अगर 500 जगह एरर है, अब वो 500 जगह एरर सही करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। कारण क्या है कि वो एक एक लाइन पढ़ेगा, एक एक लाइन बताएगा, तब आप करो। तो एक लाइन पढ़ा, फिर उसमें करेक्ट ढूंढना, फिर आपने सही किया, फिर आगे बढ़े। मतलब आप जितनी एरर होंगी उतने करेक्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर का यूज़ होता है। कंपाइलर वाले में क्या है कि वो सारे, चाहे 500 लाइन का कोड हो, एक साथ पूरे का पूरा कोड रीड कर लेगा और कोड रीड करने के बाद आपको सारे जो जहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट बता देगा कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी की एरर हुई है। आप एक साथ सारी एरर रिमूव कर सकते हैं, तो उससे टाइम टेकिंग नहीं होता है। अगर कंपाइलर का यूज़ होता है तो उससे टाइम बचता है। हमारे आपके केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब बड़े कोड होते हैं तो वहाँ पर वो दिक्कत है। यहाँ बात पूरे सबकी बात की जा रही है, जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं कंपनीज में उसके हिसाब से की जा रही है। लेसर लाइब्रेरीज देन सी जावा। लेसर लाइब्रेरीज के साथ कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको लाइब्रेरीज कहा जाता है। ठीक है, ये लाइब्रेरीज इसके अंदर इनबिल्ट होती हैं। तो इसमें कुछ जो अदर लैंग्वेजेस में हैं वो लाइब्रेरीज ज़्यादा होती हैं, इसमें कुछ कम होती है। लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी फंक्शन जब आएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। बस ये समझ लो कि कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो इसके अंदर इनबिल्ट होती है, जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी संख्या इसमें कम है बाकी सॉफ्टवेयर्स की तुलना में। सी और जावा की तुलना में इसमें वो लाइब्रेरीज कम होती है। फिर नेक्स्ट है आपका नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है। पाइथन इंटरप्रेटर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन कैचिंग टाइप मिस्टेक इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल एज इंटीजर बट लेटर स्टोर अ स्ट्रिंग इनटू इट, द पाइथन वुड नॉट कंपाइल एंड पॉइंट ऑन पॉइंट। इसमें होता क्या है, थोड़ा सा कोई डिफिकल्ट पॉइंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी प्रोग्रामिंग आपकी स्टार्ट नहीं हुई है। टाइप बाइंडिंग का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ हमने डिक्लेयर कर दी है किसी और उस टाइप में, मतलब अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, यहाँ पर वेरिएबल भी यूज़ होता है, कांस्टेंट भी यूज़ होता है, आगे बताएंगे। अब जब मैंने 10th में बताई थी, या जहाँ भी आप लोगों ने पहले पाइथन पढ़ी होगी वहाँ पर वेरिएबल बताया गया होगा आपको। तो वेरिएबल अगर हमने मान लो किसी एक टाइप में डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप में, और सेम और आगे चलकर वो किसी वजह से वो जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप में जा रही है, तो वहाँ पर इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन जहाँ पर जो वेरिएबल है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं, वहाँ पे ये थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। यहाँ पर जब वेरिएबल का कन्वर्जन होता है, कभी कभी ऐसा होता है बड़े प्रोग्राम्स में, तो वहाँ पर ये दिक्कत करता है, वहाँ पर ये उसको ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। नॉट ईजिली कन्वर्टेबल। ईजिली कन्वर्टेबल का मतलब है बिकॉज ऑफ इट लैक ऑफ सिंटैक्स पाइथन इज नॉट वेरी इजी लैंग्वेज टू प्रोग्राम इन, बट दिस एडवांटेज हैज फ्लिप साइड टू इट बिकम अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम टू ट्रांसलेटिंग अ प्रोग्राम इनटू अनदर प्रोग्राम। ठीक है, देखो यहाँ पर का है कि अगर इसी प्रोग्राम को हम किसी और प्रोग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये दिक्कत करेगा, क्योंकि इसमें सिंटैक्स कम होते हैं। बाकी अदर लैंग्वेज में सिंटैक्स मतलब उसमें लाइंस भी ज़्यादा लिखी जाती हैं, तो सिंटैक्स का मतलब जो उसमें टर्म्स यूज़ किए जाते हैं उनको सिंटैक्स बोलते हैं। तो सिंटैक्स इसमें कम होने की वजह से दूसरी लैंग्वेज में इजीली कन्वर्टेबल नहीं होता। इसके कोड को हम जावा और सी में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिक्कत करेगा, क्योंकि इसमें लाइंस कम होती हैं, इसमें कम चीज़ों में अपनी बात कही जाती है, वहाँ पर बहुत इलेबोरेट किया जाता है चीज़ों को, बहुत लंबी लंबी कोड होते हैं। तो इन दोनों का एक बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है कि यहाँ पर हम इसके प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में ईजिली कन्वर्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से कन्वर्ट होता है, बहुत दिक्कतों के बाद कन्वर्ट होगा भी, उसमें भी हमें 500 करेक्शन
उसमें करने हो जाएंगे, ईजिली करेक्शन के साथ इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये इसकी बड़ी बड़ी डिसएडवांटेज होती है। इसके बाद इस चैप्टर में जो है, जो बुक में आपकी बुक आप देखेंगे उसमें बहुत सारी पेज बने हुए हैं, बहुत सारे पेज में बड़ी बड़ी सारी फिगर बनी हुई हैं। वो फिगर के बारे में मुझे आपको नहीं बताना है। कारण क्या है, उसमें एनाकोंडा पाइथन और जाइपर पाइथन इन सब के बारे में बताया गया, जिसका स्पाइडर पाइथन, जाइपर नोटबुक, इनके बारे में बताया गया। ये सब क्या है, सब सॉफ्टवेयर्स हैं। पाइथन की लैंग्वेज को यूज़ करने के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जहाँ ये रन करते हैं। इनका ना मुझे यूज़ कराना है ना आपको यूज़ करना है। आपको पाइथन 3.5 यूज़ करना है, जो कि लैब में इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल कैसे होती है वो मैं जब आप लोगों की लैब चलेगी तो मैं बता दूंगा। जब मैं ये वाला वीडियो डालूंगा उसी के जस्ट बाद मैं आपको एक और वीडियो भेजूंगा, 2 छोटे छोटे वीडियो। उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से पाइथन का जो ऐप है, जिस ऐप के थ्रू आप पाइथन यूज़ कर सकते हो, पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, उस ऐप को कैसे आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लोगे, फिर आपको मैं छोटा प्रोग्राम आपको उस पर बना के भी दिखा दूंगा किस तरह से उस पर रन होता है। ठीक है, उसके बाद आप इजीली रन कर लोगे। जितने भी 10th में पाइथन पढ़ी है, उन्होंने प्रोग्रामिंग की है, उन्होंने रन कराया है, वही चीज़ है। लेकिन अब स्कूल जब तक नहीं खुलता है तब तक के लिए ये काम हम ऐप से करेंगे। उसका अपना एक पाइड्राइड करके ऐप आता है, पाइड्राइड 3 50 MB का ऐप है। उसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद उसमें एक पेज खुलकर आएगा, उस पेज पर आपको टाइप करना होगा और एक येलो बटन होगा जहाँ से वो प्रोग्राम रन होगा। जब रन होगा प्रोग्राम तो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी जहाँ पर आपको आउटपुट दिखाएगा। तो अगर जो आउटपुट हमारा है वो अगर दिखा रहा है तब तो प्रोग्राम सही है, लेकिन अगर उसमें बहुत सारी लाइंस लिख कर आ रही है तो मतलब प्रोग्राम में कोई गलती होगी। तो इसी वीडियो के साथ साथ वो वीडियो भी हम बाद में आगे पीछे भेज देंगे, तो आप लोग उसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर, अब इसके बाद जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें प्रोग्रामिंग पे ही फोकस होगा। अब थ्योरी का काम खत्म है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरी थी वो सब खत्म। अब थ्योरी नहीं बतानी है, अब काम है एक्शन का। एक्शन का मतलब प्रोग्रामिंग का, क्योंकि अब जितने भी अब वीडियोस ज़्यादा बनेंगे। इसके बाद वाले चैप्टर से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। पुरानी वाला ही पार्ट होगा, लेकिन हो सकता है आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्होंने पाइथन ना पढ़ी हो, जिनके यहाँ पहले कंप्यूटर ना रही हो 10th में, या जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10th में पढ़ी होगी, जो अदर स्कूल से आए हैं, तो उन लोगों ने पाइथन नहीं पढ़ी होगी। तो जिन्होंने पाइथन नहीं पढ़ी है उनको दिक्कत ना हो, इसलिए हम पुराना जो पहले आपके 2 चैप्टर थे जो क्लास 10th में आपने पाइथन वाले पढ़ी थे, जिसमें आप लोगों ने प्रोग्राम बनाए थे, वो सारा भी एक बार उसको सारा भी अच्छे से रिवाइज़ कराएंगे। ऐसा नहीं कि इसको जल्दी रिवाइज़ करें, वो सब बड़ी बढ़िया से फिर से रिवाइज़ कराएंगे। तो जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं भी पढ़े उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। वो रिवीजन आप एक बार वो चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आप लोग दोनों मतलब पुराने स्टूडेंट और नए स्टूडेंट सब इक्वल लेवल पे आ जाएंगे। बस आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना होगा कि आप लोग को जब भी प्रोग्राम बताया जाए तो उस प्रोग्राम को आप लोग बनाएं। समझाने का काम तो मेरा है, वो मैं समझाऊंगा किस तरह से क्या आपको कौन सा प्रोग्राम रन हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है कि वही प्रोग्राम आपको मोबाइल पर बनाकर रन करा कर देखना है कि कोई मिस्टेक तो उसमें नहीं आ रही है। ठीक है, और अगर मिस्टेक आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसे फिर से उसको प्रोग्राम को रन करता हुआ वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो से आपकी प्रोग्रामिंग वाला पार्ट स्टार्ट होगा, और हो सकता है 2-4 छोटे प्रोग्राम भी आपको अच्छे तरीके से बताया जाए। उससे पहले प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो बताई जाएंगी। ओके, थैंक यू। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर फिनिश होता है।